वेलकम दोस्तों। अर्थशास्त्र कक्षा 9वीं के अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। इस अध्याय का हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि YouTube में अपलोड है। आप अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का परिचय एवं अवलोकन देख लिया था और ये समझ लिया था बहुत अच्छे तरीके से कि निर्धनता क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके पेज नंबर 30 पर। ठीक है, पेज नंबर 30 पर हमें कहाँ से पढ़ना है? हमें यहाँ से पढ़ना चालू करना है। और जो स्टोरीज दी है वो आप लोग चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए पढ़ना चालू करते हैं। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे जो है ना कहानी दी है निर्धनता के बारे में, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये इन सारे जो विषय होते हैं निर्धनता से संबंधित, ठीक है, कौन कौन से विषय होते हैं? भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, ठीक है, और निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता आदि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से निर्धनता कैसे होती है। ठीक है, यदि कोई किसान है, ठीक है, उसके पास भूमिहीनता यानी कि उसके पास भूमि नहीं है। ठीक है, भूमिहीनता यानी कि उसके पास भूमि नहीं है। तो अगर उसके पास भूमि नहीं है तो वो किसी और की भूमि पे जाके काम करेगा। ठीक है, तो उसे कम पैसे मिलेंगे, तो वो इससे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी। यदि कोई व्यक्ति है जो बेरोजगार है, तो वो बेरोजगार है यानी कि उसके पास काम नहीं है। अब उसके पास रोजगार नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? जब तक वो रोजगार नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? ठीक है, परिवार का आकार। अगला है परिवार का आकार। कई जगह पे क्या होता है कि कुछ कुछ जो परिवार होते हैं उनमें बहुत सारे सदस्य रहते हैं। ठीक है, परिवार में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो और जो उनकी जो आय रहती है या रोजगार से उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो इससे भी इस परिवार के सारे सदस्यों का अच्छे से भरण पोषण नहीं हो पाता। निरक्षरता, ठीक है, निरक्षरता यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसे काम नहीं मिलेगा या खराब काम मिलेगा। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, बाल श्रम। कई बच्चे क्या होते हैं बचपन से पैसे कमाने लग जाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उन्हें अधिक जानकारी नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें भी गरीबों को जन्म देती है। और असहायता भी। ठीक है, चलिए ऊपर के अगले पेज पे आते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। ऊपर के जो हमने जितने भी उदाहरण पढ़े तो उनसे हमें ये पता चलता है कि गरीबी के कितने सारे पहलू हो सकते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना। ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं कि जो निर्धनता का अर्थ क्या होता है? भुखमरी और आश्रय का ना होना भी होता है। ठीक है, और ना होना, और यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। ठीक है, यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो अपने खाने पीने का देखेगा, अपने बच्चों का खाना पीना देखेगा, उसके कपड़े देखेगा या फिर उसे विद्यालय भेजेगा। जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को पहले खाना खिलाना चाहेगा, फिर विद्यालय भेजने के बाद वो बाद में सोचेगा। ठीक है, यदि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे। और कोई बीमार आदमी है, उसके पास पैसे नहीं तो अपना इलाज भी नहीं करवा पाएगा। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। ठीक है, यानी कि निर्धनता का अर्थ ये भी कि ये जो निर्धन लोग रहते हैं उनके पास स्वच्छ जल और सफाई सुविधाएं नहीं रहती है, ये भी एक निर्धनता ही है एक तरीके से। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। ठीक है, नियमित रोजगार की कमी यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनका रोजगार नियमित नहीं होता, ये हमने पिछले पाठ में देखा था। ठीक है, तो कभी साल में कुछ मौसम में कुछ महीनों में काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो उनके जो रोजगार का साधन रहता है वो नियमित नहीं रहता। ठीक है, और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। ठीक है, यानी कि कम से कम कुछ ज़रूरत की जो चीज़ होती है उसकी कमी भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावनाओं के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों
रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि जो गरीब लोग होते हैं वो असहायता की भावना के साथ जीते हैं, उनके पास कोई सहायता नहीं होती। ठीक है, और जो गरीब लोग रहते हैं उनके साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब होते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्पष्ट होता है कि कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहेगा। आप अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत की जो ज़्यादातर जनता थी वो गरीब थी, बहुत अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने यही थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस विषय में महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, देखते हैं क्या कहा है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे, भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि हमें सही मायनों में स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब भारत का जो सबसे गरीब इंसान है, ठीक है, वो भी जो मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मानवीय व्यथा यानी कि जो मानवीय व्यथा यानी कि जो लोगों को टेंशन रहती है, किस चीज़ की टेंशन रहती है ज़्यादातर, कि जो गरीब लोग रहते हैं उनको काहे की टेंशन रहती है। ठीक है, उनको खाना मिल जाए, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को मेरे को पानी पीने को नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ जब सबसे जो गरीब से गरीब इंसान है भारत का, जब वो इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा लेगा, यानी कि उसे इन सारी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उसे रोजगार मिलने लगेगा, तो तभी भारत सही मायनों में आज़ाद होगा। ये बहुत ज़रूरी बात कही है गांधी जी ने, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है। सामाजिक वैज्ञानिक यानी कि जो लोग समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो सोशल साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या होती है साइंस की दृष्टि में। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। निर्धनता के बहुत सारे पहलू हमने देखे, गरीबी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना हो सकता है, निरक्षरता हो सकती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये प्रकार हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं उन्हें अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सूचकों यानी कि जिससे पता चलता है कि ये मतलब जिससे पता चलता है, जिन कारणों से पता चलता है कि निर्धनता है या नहीं, उन्हें हम सूचक बोलते हैं। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि निर्धनता को देखने के मतलब पता लगाने के लिए कि निर्धनता है या नहीं, तो उसके बहुत सारे सूचक होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सूचक हम देखते हैं आय और उपभोग के स्तर पर संबंधित है। यानी कि हम ज़्यादातर निर्धनता किससे पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति की आय, अगर मान लीजिए कोई हम एक लेवल तय कर लेते हैं, ठीक है, एक सीमा तय कर लेते हैं कि यदि इस व्यक्ति की आय इतनी है, ठीक है, तो ये व्यक्ति निर्धन नहीं है, और इससे कम है तो ये व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, या फिर उपभोग की दृष्टि से, यानी कि वो इतना उसकी आय मतलब जैसे कि उपभोग कितनी चीज़ों का वो उपभोग कर पा रहा है। अगर वो ज़्यादातर चीज़ों का उपभोग नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो गरीब है। ठीक है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी में, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते थे कि आय और उपभोग के माध्यम से देखते थे कि यदि हम एक आय की सीमा तय कर लेते थे, यदि किसी व्यक्ति की आय इस सीमा से नीचे है या कम है तो यानी कि वो निर्धन है, और उपभोग यानी कि वो ठीक तरीके से वस्तुओं को उपभोग नहीं कर पा रहा, उस तक कुछ वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही है जो बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत की वस्तुएं होती है, आधारिक वस्तुएं होती है, वो नहीं पहुंच पा रही तो वो गरीब है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अब निर्धनता के और नए नए सूचक आ गए हैं, जैसे कि निरक्षरता स्तर। यदि किसी मतलब किसी देश का या किसी जगह का या किसी व्यक्ति का निरक्षरता का स्तर बहुत कम है, ठीक है, हमने एक स्तर बना लिया, जैसे कि एक स्तर बना लिया, यदि इससे नीचे है, ठीक है, तो वो गरीब है, और मतलब इससे ऊपर है तो वो नहीं है, क्योंकि निरक्षरता गरीबी में बहुत ज़रूरी रोल होता है निरक्षरता का, ठीक है, मतलब यानी कि पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, ठीक है, कुपोषण के कारण यानी कि व्यक्ति को खाना मिल भी जाता है लेकिन उसका खाने में कितना पोषण है, ठीक है। यदि खाने में पोषण नहीं होगा तो व्यक्ति के जो मतलब स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कुपोषण। और कुपोषण होने से क्या होगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी होगी, यानी कि जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि रोगों को रोकने की जो क्षमता होती है उसमें कमी। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ठीक है, जो स्वास्थ्य सेवाएं रहती है जैसे कि अस्पताल, डॉक्टर, दवाई गोली, इन सारी जो सेवाओं की कमी। रोजगार के अवसरों की कमी, यदि व्यक्ति को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ठीक है, यानी कि साफ पेयजल नहीं मिल रहा है, स्वच्छ नहीं है उसके आसपास का वातावरण। इन सारी चीज़ों से भी हम, ये जो सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी हम अब गरीबी को हम या निर्धनता का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन यानी कि क्या होता है, जो समाज होता है उससे बाहर हो जाना या बाहर कर देना या धकेल देना, और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता, मतलब कि जो लोग गरीब रहते हैं उनका एक तरीके से सामाजिक अपवर्जन हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ जितने भी जो सोशल सामाजिक जगह होती है, ठीक है, अस्पताल हो गया, कारखाने हो गया, या यदि कोई वो लोग बाहर जाते हैं तो उनके साथ मतलब सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं होता, उनके साथ थोड़ा अलग व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, क्योंकि वो गरीब होते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा है, सामाजिक अपवर्जन कहा है। और जो असुरक्षा होती है, इसके इन सारी चीज़ों के कारण भी निर्धनता का विश्लेषण होता जा रहा है, सामान्य सी बात हो गई है, ठीक है। तो इस टॉपिक से हमने क्या समझा कि पहले हम सिर्फ आय और उपभोग के स्तर पर निर्धनता को देखते थे, लेकिन अब बहुत सारे नए नए सूचक आ गए हैं जिससे निर्धनता का पता लगाया जा सकता है, खाली 2 सूचक नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस डब्बे में क्या दिया है, सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो अब ये पैराग्राफ में बहुत अच्छी बात कही गई है, सामाजिक अपवर्जन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस जो सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक अपवर्जन की जो अवधारणा है, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जो निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक संपन्नता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि जो लोग, देखो हमारी जो समाज है वो 2 भागों में एक तरीके से मतलब बटा हुआ है। वैसे तो 3 भाग हैं, अमीर, ठीक है, मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग, और गरीब, ठीक है। तो अभी हम मिडिल क्लास को हटा देते हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग को हटा देते हैं। तो अब हम देखा जाए तो समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो वो अमीर होते हैं या तो वो गरीब होते हैं, ठीक है। जो संपन्न लोग या जो अमीर लोग होते हैं वो अपने तरीके के संपन्न लोगों के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, और जो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, वो सामाजिक समता से अपवर्जित हो जाते हैं, या मतलब उससे बाहर हो जाते हैं, जो अमीर लोग का जो समाज रहता है उससे, और जो वो केवल गरीब लोग के साथ ही रहते हैं, अपना जीवन भर गरीब लोग के साथ ही व्यतीत करते हैं, ठीक है। यानी कि एक डिवाइड है या फिर एक बंटवारा है समाज में, ठीक है। तो यही कहा गया है। आगे देखते हैं, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। तो
यदि हम देखें तो सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। कैसे? यदि ठीक है, या कोई भी गरीब व्यक्ति समाज से क्यों, मतलब अमीर लोग के साथ क्यों नहीं रहता, मतलब हम लोग की समाज में मतलब एक ऐसा बंटवारा है कि गरीब लोग गरीब के साथ ही रहते हैं, जो अमीर लोग हैं वो अमीर के साथ ही रहते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं गरीबों अमीरों के बंगले हैं, फिर उसके बीच में एक गरीब का घर है, फिर बाजू में अमीरों का घर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गरीब लोग शहर के किसी कोने में रहते हैं, छोटी सी जगह पे, जहाँ पे गंदगी रहती है, अस्वच्छता रहती है, कोई सुविधा नहीं रहती है, और अमीर लोग बहुत अच्छी जगह में रहते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन जो निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, कोई मतलब सामाजिक कोई समाज से बाहर इसलिए क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। और एक कारण भी है, कोई समाज से बाहर रह रहा है इसलिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो संपन्न समाज से दूर रह रहा है वो, इसलिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समूह, मतलब जो व्यक्ति रहता है वो समूह, व्यक्तियों का जो समूह रहता है, ठीक है, वो लाभ को उठा नहीं पाता है। ठीक है, और जिसका उपभोग दूसरे लोग कर रहे हैं वो उन वस्तुओं का उपभोग गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी अधिक क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण ये है कि मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो गरीब व्यक्ति रहता है तो उसे कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि कोई साधन है, या जैसे कि हमारे देश में एरोप्लेन मतलब फ्लाइंग सुविधा है। ठीक है, तो क्या होता है कि खाली जो अमीर लोग होते हैं वही इसका इस्तेमाल कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा है, गरीब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से वो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। इसका एक और उदाहरण दिया गया है भारत में जाति व्यवस्था का। ठीक है, तो होता क्या था पुराने ज़माने में कि जो भारत के जो लोग थे वो 4 जातियों में विभाजित थे। ठीक है, पहला ब्राह्मण वर्ग होता था, दूसरा होता था क्षत्रिय वर्ग, तीसरा होता था वैश्य वर्ग, और ठीक है वैश्य या व्यापारी लोग जो रहते थे वो, और चौथा होता था शूद्र वर्ग। ठीक है, तो ये सारे लोग अपनी ही जाति के जो काम होते थे वो कर सकते थे। ब्राह्मण लोग केवल शिक्षा दे सकते थे, पूजा पाठ का कार्य कर सकते थे, क्षत्रिय लोग युद्ध का कार्य कर सकते थे, व्यापारी लोग केवल व्यापार कर सकते थे, और जो शूद्र लोग थे वो गांव के बाहर रहते थे और वो ये छोटा मोटा काम करते थे, नालियों साफ करना। ठीक है, उन्हें मतलब जो काम अछूत होते थे वो सारे काम उनसे करवाए जाते थे, और उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी शूद्र लोगों को कि वो लोग कोई दूसरा कार्य कर सके। ठीक है, जैसे कि वो लोग युद्ध में भाग ले सके या शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें ये अधिकार नहीं था। तो इसके कारण क्या होता था, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता था। एक तरीके से उन्हें दूर रखा जाता था समाज से, उनका सामाजिक अपवर्जन होता था। ठीक है, इसके कारण क्या होता था कि लोगों की जो आय होती थी वो बहुत कम होती थी और इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती थी। ठीक है, तो इन सारी व्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है। अब असुरक्षा क्या होती है? निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। ठीक है, असुरक्षा एक क्या है, माप है, मतलब खाली निर्धनता को नापने का एक तरीका है। जैसे कि कुछ विशेष समुदाय, यानी कि जैसे कोई पिछड़ी जाति का सदस्य है, या कोई विधवा है, या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो आने वाले भविष्य में भी निर्धन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन नहीं होंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से असुरक्षित है, इससे हमें पता चल जाता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका योजना के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ठीक है, असुरक्षा का पता हमें कैसे पता चलता है कि लोगों के पास कितनी शिक्षा है, ठीक है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। यदि व्यक्ति के पास इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, जीविका की व्यवस्था नहीं है, तो उससे पता चल जाता है कि वो असुरक्षित है, उसका जो भविष्य है वो असुरक्षित है। ठीक है,
इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूह के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और कोई मतलब असुरक्षा और किस किस चीज़ों से बताई जा सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ पे भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वो एक तरीके से असुरक्षित है। ठीक है, उसे मतलब एक तरीके से उसका जो भविष्य है वो असुरक्षा के भाव में है। ठीक है, और कोई ऐसे इंसान पे रह रहा है जहाँ पे आतंकवाद की समस्या है, तो तब भी उसका भविष्य जो है वो असुरक्षित है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर भी किया जाता है असुरक्षा का जो विश्लेषण है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। और जो बचा हुआ विश्लेषण रहता है तो उससे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि उसके पास इन सारी जितने भी जो विपत्तियाँ आएगी उससे निपटने की साधन होंगे उसके पास, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति असुरक्षित नहीं है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी आय भी अच्छी है, ठीक है, यदि उसके सामने कोई भी संकट आता है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो कि अच्छी नहीं है, जैसे कि यदि मान लीजिए उसकी आय नियमित है, ठीक है, उसके पास धन दौलत सब है, यदि भूकंप आ जाता है, ठीक है, भूकंप से उसका घर गिर जाएगा, ठीक है, यदि पर उसके पास काम है, उसके पास रोजगार है, तो वो फिर से नया घर बना लेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे हैं और वो मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो विकलांग हो जाता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति के पास पैसे है तो वो अपना जीवन यापन कर लेगा उन पैसों से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से किया जाता है विश्लेषण। जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो जोखिम या मुसीबत से कैसे निपट सकते हैं, इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए उसके पास पैसे या सामाजिक व्यवस्था है क्या नहीं है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी होने की बड़ी संभावना का निरूपण असुरक्षा है। ठीक है, जब भी कोई बुरा समय आता है तो सब लोगों के लिए आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर बाढ़ आई, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी बाढ़ ये नहीं देखेगी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो सबका घर गिराएगी। ठीक है, भूकंप आया तो वो भी सबका घर गिराएगा, बाढ़ सबको बहाएगी। ठीक है, तो होता ये है कि जो व्यक्ति सुरक्षित होता है, जिसके पास असुरक्षा का भाव नहीं होता है या जो असुरक्षा के कगार पर नहीं होता, तो वो इन सारी चीज़ों से लड़ सकता है, निपट सकता है। ठीक है, बाढ़ आ जाएगी वो फिर से नया घर बना लेगा, भूकंप आ जाएगा वो फिर से नया घर बना लेगा, लेकिन जो गरीब होगा, निर्धन होगा, ठीक है, वो फिर से नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से जो होता ये है कि जो असुरक्षा में जो लोग रहते हैं वो इन सारी चीज़ों से प्रभावित ज़्यादा होते हैं, और वहीं जो लोग असुरक्षा में नहीं हैं वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।